गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जिसमें गद्य के अंतर्गत आज हमारा दूसरा चैप्टर है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय तथा बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। अब आए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, कठिन शब्दों पर चर्चा करते हुए व्याख्यात्मक भाव से पढ़ते हुए इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो आए देखें इस चैप्टर का श्री गणेश करते हैं। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। बाल गोविंद भगत मझोले, मझोले माने ना तो बहुत छोटे थे ना तो बहुत बड़े थे। मझले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, मतलब मझले कद के स्वस्थ गोरे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि बाल गोविंद भगत जो हैं वह ना तो बहुत बड़े हैं ना तो बहुत छोटे हैं, गोरे चिट्ठे आदमी हैं, करीब 70 वर्ष की उम्र के होंगे। बाल जो है वह पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, वे जो है ना तो दाढ़ी रखते थे ना तो लंबे जटाजूट रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था। चेहरे पर दाढ़ी रखते थे लेकिन बहुत छोटे छोटे बाल रखते थे। वह लंबे लंबे साधु सन्यासियों की तरह जटाजूट नहीं रखते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, वे कपड़े भी बहुत अधिक नहीं पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और मात्र, और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। केवल कमर पर एक लंगोटी पहनते थे और सर पर कान तक की टोपी, गोल टोपी जो कबीर पंथियों की होती है, जो टोपी केवल कान तक होती है, वही टोपी पहनते थे। लंगोटी और टोपी यही दो पहनते थे, और जब कड़ाके की ठंडक पड़ती थी तो उस समय काला कंबल ओढ़ लेते थे। जब जाड़ा आता, जाड़ा माने सर्दी, ठंडक का मौसम आता था, एक काली कमली, कमली का मतलब होता है कंबल, एक काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन रहता था। रामानंदी चंदन में क्या होता है, रामानंदी चंदन के विषय में भी अब आपको बता दें। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि संत संप्रदाय में जो होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, वो मस्तक पर सीधे चंदन लगाते हैं। आप लोग देख रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब 3 लाइन खींचते हैं सीधे सीधे ऐसे, तो वो है रामानंदी चंदन। और कुछ लोग जो हैं वह त्रिपुंड में लगाते हैं, मतलब त्रिपुंड के आकार में बनाते हैं, वह शैव संप्रदाय का। और कुछ लोग बिंदी केवल लगाते हैं, वह वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत जो है हमेशा रामानंदी चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला बांधे रहते, गले में तुलसी की माला, तुलसी की जड़ों की माला पहने रहते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। उनके ऊपरी दिखावा से हम नहीं कह सकते थे कि बाल गोविंद भगत साधु हैं, वे साधु हैं। बिल्कुल गृहस्थ, देखने से ऐसा मालूम होता था कि बाल गोविंद भगत जो है वह एक गृहस्थ हैं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, गृहिणी का मतलब पत्नी, उनकी पत्नी के विषय में लेखक कहते हैं उनकी पत्नी के विषय में मुझे कुछ याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू, पतोहू का मतलब होता है कि पुत्र की पत्नी, उनके बेटे और बहू अर्थात पतोहू को तो मैंने देखा था। कौन कह रहा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी कह रहे हैं कि उनके बहू और पुत्र को मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, मतलब थोड़ी खेती भी थी और मकान भी था। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना नहीं, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु के साधु भी सभी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे। कबीरदास जी खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे, लेकिन वह साधु की जो कसौटी है, साधु की कसौटी पर हमेशा खरे उतरते थे। साधुओं का जो स्वभाव है वह बाल गोविंद के अंदर
विद्यमान था। वह कबीर दास को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। कबीर दास के लिखे हुए पदों को गाते थे और उन्हीं के निर्देशों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा का व्यवहार मतलब बिल्कुल एकदम निष्पक्ष, सबके साथ में वह निष्पक्षता का व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। वह किसी से भी अपनी बात को कहने में जरा सा भी संकोच नहीं करते थे। आज के समय में क्या है कि लोग ठकुर सोहाती करते हैं, मुंह देखी बात करते हैं। आपके मुंह पर जब आएंगे तो आपकी प्रशंसा करेंगे और पीछे जब जाएंगे तो आपकी बुराई करेंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत के अंदर ऐसी मानसिकता थी, ऐसे गुण थे कि वह चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सच्चाई को कहने में जरा सा भी हिचकते नहीं थे वह। और क्या विशेषता थी, ना किसी के खामखा झगड़ा मोल लेते और किसी से झगड़ा भी मोल नहीं लेते। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। ना तो किसी के साथ बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और ना तो किसी से बहुत अधिक दुश्मनी करते थे। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। बिना पूछे किसी की चीज को छूते तक नहीं थे और उसे का उपयोग करने के लिए दूर, उसकी वस्तु को वह छूते भी नहीं थे जब तक उससे पूछ नहीं लेते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, कभी वह शौच के लिए भी दूसरे के खेतों में नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीजें साहब की थी। वह गृहस्थ जीवन यापन करते थे लेकिन उनकी सारी चीजें जो थी, उनके हाव भाव जो थे, उनके व्यवहार जो थे, वह कबीर दास के व्यवहारों से बिल्कुल एकदम मिलते जुलते थे। बाल गोविंद भगत के जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। उनके खेतों में जो भी अन्न होता था उसको अपने सर पर रखकर सबसे पहले वह उनके घर से 4 कोस की दूरी पर कबीर का मठ था, तो उसी मठ पर पहले अनाज को ले जाते, वहां पर अर्पित कर देते। उसके बाद जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी को अपने घर ले आते और उसी से अपना जीवन यापन वह करते थे। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था। मुग्ध का मतलब संतुष्ट था। उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते, वे बहुत अच्छे मधुर स्वर में गाते भी थे। कबीर के वे सीधे सादे पद को उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के जो भी पद थे वह जब गाते थे तो कबीर दास के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं अब यहाँ पर ग्रामीण अंचल का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, ग्रामीण की झलक दिखा रहे हैं रामकृष्ण बेनीपुरी जी। कहते हैं आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी, रोपनी का मतलब धान की रोपाई हो रही है। कहीं पर हल चल रहे हैं तो कहीं पर धान की रोपाई हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा का मतलब भोजन। खेतों में काम कर रहे पुरुषों के लिए भोजन लेकर जो स्त्रियां जाती थी उसी को क्या कहते हैं, कलेवा कहते हैं। सब सुबह का जलपान जिसको आप कह लीजिए। आसमान में बादल घिरा, धूप का नाम नहीं पूछना, ना ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई का मतलब धीरे धीरे पूर्व की दिशा में चलने वाली वायु चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है? यह धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। वह अंधेरी अधरतियां, अधरतियां का मतलब होता है आधी रात। वह अंधेरी अधरतियां अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती।
उनकी खजड़ी, खजड़ी जो है वह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसे आप डफली भी कहते हैं। खजड़ी डिमक डिम डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं बाल गोविंद भगत? गोदी में पियवा चमक उठे हैं, चमक गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। हाँ, गोद पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है, उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, कौंध माने चमकने वाली बिजली की भांति किसी ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्ध था। निस्तब्ध माने सन्नाटा, संपूर्ण संसार में सन्नाटा छाया हुआ था। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जब सारा संसार सोता है तो सारे संसार के लोगों के सो जाने पर भी बाल गोविंद भगत अपने मधुर संगीत के माध्यम से लोगों को जगाते रहते हैं। और भजन क्या गाते हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कहने का मतलब है कि अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, अज्ञान की निद्रा में सोए हुए व्यक्तियों जगो। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर माने यात्री। हे संसार में यात्रा करने वाले जीवों जाग जाओ। तो अब इस वीडियो में कबीर दास जी को, सभी लोगों को, संसार के प्राणियों को जगाने दीजिए, तब तक के लिए हम लोग भी जगते हैं। इस वीडियो में इतना है, शेष आगे की चर्चा आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और आज का होमवर्क आपका है पाठ 11 पढ़ो व समझो। मतलब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अगर कोई भी समस्या होती है तो आप उसको पूछ लेंगे। आज के वीडियो में इतना है, शेष कल के वीडियो में आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।